हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अडानी के बारे में, उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में। अगर आपको याद हो तो पिछली साल कुछ इसी समय पर हम ये बातें कर रहे थे दैट अडानी इज फिनिश्ड बाय हिंडनबर्ग। जो रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर, उसके बाद अडानी के जो शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा क्रैश कर गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि हिंडनबर्ग ने अडानी को एक स्कैम कहा था। उन्होंने कहा था कि उनका जो बिजनेस है वो कुछ नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अडानी ने इन एलिगेशंस को कैसे सर्वाइव किया, क्योंकि अगर हम आज देखें तो अडानी के जो शेयर्स हैं वो वापस से तेजी से ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सक्सेसफुली स्ट्रेटेजिकली ना सिर्फ उन एलिगेशंस को सरवाइव किया है बल्कि बाउंस बैक करके दिखाया है। तो आज हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे अडानी ने ये कर पाया, कैसे गौतम अडानी वापस से अपने रिचेस्ट बिजनेसमैन के स्पॉट पर अब वापस आ चुके हैं। बात करेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जो उन्होंने यूज करी अपने बिजनेस के अंदर, जिससे ना सिर्फ उन्होंने उन एलिगेशंस को सरवाइव किया बट स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने बिजनेस को भी ग्रो किया है। मैं आपको बता दूं कि जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने अडानी के बिजनेस को इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा था, उसके बाद रातों रात अडानी के $60 बिलियन खत्म हो गए थे। जिसका मतलब है कि ना सिर्फ उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था बट अडानी की खुद की जो नेटवर्थ है वो भी क्रैश हो गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज एक साल के बाद वो वापस से अपने उस पोजीशन को रिटेन कर पाए हैं? ऐसा उन्होंने क्या किया? क्या ये वापस से एक अनदर स्कैम है या फिर है कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट वहां से जाकर खुलवा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अडानी ने एक एक करके चैप्टर वाइज हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इन एलिगेशंस को सरवाइव किया और बन गए वापस से न सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन। तो बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अडानी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स हैं अडानी के ऊपर, हम इन पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और हमें अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि सेबी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो सेबी की नजर से नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो इस मैटर में कुछ भी नहीं करेंगे बल्कि वो इस चीज को सेबी के ऊपर छोड़ रहे हैं। यानी कि इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेबी के हाथ में है। अभी भी सेबी इस चीज को, उन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें ऐसा कुछ भी मिलेगा जो ऐसा होगा जिस पर इन्वेस्टिगेशन और डीप होनी चाहिए तो वो उसे पूरी तरीके से करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अडानी को कोई क्लीन चिट तो नहीं दी थी बट उन्होंने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए ये कहा था कि जो इन्वेस्टर्स है वो परेशान ना हो, क्योंकि सेबी इसमें पूरी तरीके से जानकारी कर रही है और उन्हें सेबी पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको पता हो, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उसके बाद अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो काफी सर्ज कर रहे थे। अचानक से स्टॉक्स आगे बढ़ने लगे, अचानक से स्टॉक्स रैली करने लगे, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज 9%, अडानी गैस 20%, अडानी एनर्जी 19%, अडानी ग्रीन एनर्जी 12%, अडानी पावर 12%, एनडीटीवी 12% तक जंप कर गए थे। एंड दिस जंप वाज ह्यूज। ये बहुत बड़ा जंप था उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने हिंडनबर्ग के बाद अपने काफी सारे पैसे को खो दिया था। ये जंप उतना बड़ा तो नहीं था कि उस लॉस को रिकवर कर सके, लेकिन इतना बड़ा जरूर था कि इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की, दैट हाउ अडानी सर्वाइव्ड
द एलिगेशंस ऑफ हिडेनबर्ग। आपको बता दूं कि हिडेनबर्ग ने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे अकाउंटिंग फ्रॉड्स के, शेल कंपनीज के, स्टॉक मैनिपुलेशन के, जो कि काफी सीरियस एलिगेशंस है। तो आखिर कैसे अडानी ने इतने सीरियस एलिगेशंस को सरवाइव किया? आपको बता दूं कि हिडेनबर्ग की जब ये रिपोर्ट आई थी तो अडानी का एक एफपीओ आने वाला था जिसमें वो 20,000 करोड़ को रेज करने वाले थे। ये एफपीओ अपनी लास्ट डे तक पूरे तरीके से सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन जैसे ही हिडेनबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी ने ये डिसाइड किया कि वो इस एफपीओ को कैंसिल कर देंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। इस चीज ने न सिर्फ अडानी की क्रेडिबिलिटी को दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि वो कितना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसने स्ट्रेटेजिकली ये दर्शाया कि उन पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं स्टॉक मैनिपुलेशंस के, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है उन्हें नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचा है और उन्हें पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ ट्रीट किया है। इसके बाद जितनी भी क्रेडिट एजेंसीज हैं उन्होंने अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को डाउन नहीं किया, बल्कि इस बात से उनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो काफी इंप्रूव भी हुई थी। इस बात ने न सिर्फ अडानी की क्रेडिबिलिटी को दर्शाया बल्कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है अडानी ग्रुप के अंदर वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है, जब किसी भी कंपनी के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लगते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो कंपनी को छोड़ देते हैं, यानी कि वो कंपनी का पार्ट अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि जो कंपनी की गुडविल होती है मार्केट के अंदर वो काफी खराब हो जाती है। लेकिन अडानी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अडानी की जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने ना सिर्फ अडानी का इस बुरे समय में साथ दिया बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है उनका अडानी ग्रुप के अंदर, वो बना रहे। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि अडानी ने इतने सीरियस एलिगेशंस को सरवाइव किया। इसका आगे इंपैक्ट ये हुआ कि अडानी ग्रुप ने काफी इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया। जी हाँ, इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद भी उन्हें काफी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स मिले। अगर बात करें डेटा की तो GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में $4.3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। अबू धाबीज इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्पोरेशन बॉट 5% शेयर्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। यही नहीं बल्कि इवन इंडियन कंपनीज लाइक SBI एंड LIC इन्वेस्टेड इन द अडानी ग्रुप। SBI ने 34,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे अडानी PVC प्रोजेक्ट्स में। And these were some of the major reasons why Adani retained the investors' confidence even after such serious allegations by Hindenburg on them. चलिए बात करते हैं अब एक और स्ट्रैटेजी की जो अडानी ग्रुप ने यूज की, न सिर्फ उन एलिगेशंस को सरवाइव करने में बट अपने बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली ग्रो करने में। क्या आपको पता है कि जो अडानी ग्रुप है वो मोस्टली B2B सेक्टर में अपने बिजनेस को रन करते हैं, लेकिन अब दे आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू द B2C सेक्टर ऑल्सो। वो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जैसे कि जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर को भी डेवलप कर रहे हैं। न सिर्फ ये, जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है जो कि पिछले 20 सालों से बन रहा है और फाइनली वो कंप्लीट होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसमें भी जो अडानी ग्रुप है उनका बहुत बड़ा हाथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अडानी ग्रुप ऑल्सो वन द कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप द इंडियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी, जिसमें वो 5069 करोड़ का ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन इंपॉर्टेंट कंपनीज को अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है इन ऑर्डर टू स्ट्रेटेजिकली ग्रो देयर बिजनेस। जहां 2023 में लोग अडानी इज फिनिश्ड ऐसी बातें कर रहे थे, दिसंबर 2023 तक उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करके 7 लाख करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया था, जिसकी वजह से वो इंडिया के अंदर इंफ्रा में सबसे बड़े प्लेयर बन गए हैं। इसमें रन डेजर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट शामिल है जो कि 2 करोड़ लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। क्या आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि उनके सारे जो एसेट्स हैं वो फिजिकल एसेट्स हैं, यानी कि अगर कभी अडानी ग्रुप बैंकरप्ट भी हो जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो उनके सारे फिजिकल एसेट्स को बेचकर उससे पैसे को रिकवर कर सकती है। चलिए आपको अब अडानी की तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ। तो अडानी कितना भी ये स्टेट कर लें कि उनकी कंपनीज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि उनकी जो कंपनीज का डेट बर्डन
है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल थ्रेट था इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने ऐसे स्टेप्स को फॉलो किया जिससे उन्होंने डेट बर्डन को कम किया और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव किया। अडानीज इंक्रीजिंग कैश फ्लो एसेट्स एंड ग्रोइंग प्रॉफिट्स प्रूव्ड कि वो अपने डेट्स को बहुत कंफर्टेबली रीपे कर सकते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है अडानी का मास्टर प्लान। अडानी एक नेशनल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। श्रीलंका में ये $700 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये श्रीलंका में किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी पोर्ट्स के अंदर। अडानी के श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट में जो यूएस गवर्नमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रही है। सिमिलरली इजराइल के अंदर भी इनकी काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट ईयर ड्यूरिंग G20 समिट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई थी, जो कि इजराइल हमस वॉर के कारण रुका हुआ है। उसमें भी अडानी ग्रुप का एक सिग्निफिकेंट रोल है। दे हैव इवन स्टार्टेड देयर बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वो कोल माइन, रेल प्रोजेक्ट, अबोट पॉइंट पोर्ट, रग्बी रन सोलर फार्म जैसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने वाले हैं। तो आखिर क्या है इन सभी इन्वेस्टमेंट से अडानी का मास्टर प्लान? अडानी का मास्टर प्लान ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके दुनिया के अंदर ऐसा कर सकते हैं, और इसी में अडानी और जो हमारी गवर्नमेंट है वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, which is the third largest economy in the world. So we have to do these significant investments in the world. अब हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ हिडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले $149 बिलियन की थी, रिपोर्ट आने के बाद वो $46 मिलियन तक गिर गई थी और अब $74 मिलियन तक ऊपर चली गई है, मेकिंग हिम द रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो अडानी के सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।